सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपके लिए सीवी है। चाइना के लिए जो मेन थिंग है बिल्कुल। वो आपकी सीवी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आपको इतनी अमाउंट में स्टाइपेंड दे दिया जाता है कि आप इजीली हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, जो अमाउंट हमें देते हैं वो मोर देन इनफ होती है। आप उसमें से अपनी सेविंग्स करते हैं, अपना यहाँ पे रह के अपने एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। बैचलर्स का क्राइटेरिया देखा जाए तो बैचलर्स के लिए आपको एचएस के लेवल 4, एचएस के लेवल 5, एचएस के लेवल 6 तक जो है चाइनीज लैंग्वेज कोर्स एडिशनल आपके डॉक्यूमेंट्स में लगाना पड़ता है। ये यही मेन चीज़ है जो कि चाइना में नहीं है। चाइना के अकॉर्डिंगली जो सीजीपीए क्राइटेरिया है उसमें जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से लेके हाई रैंक की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सीजीपीए क्राइटेरिया को इतना फॉलो अप नहीं किया जाता। यहाँ पे टोटल टाइम टेबल से लेके आपके एक स्केड्यूल तक जितना भी प्रोसेस है वो स्टूडेंट पर एक डिपेंडेंट होता है। स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है, अपने अकॉर्डिंगली जो आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं वो आप चूज कर लें। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ज़्यादा हैं। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अल्टरनेटिव अगर हम चाइना को देखें तो यहाँ पर सारा कुछ फ्री है। अगर आपके पास सीवी है, उसमें रिसर्च एरिया नहीं है लेकिन पब्लिकेशन है, तो प्रोफेसर आपकी सीवी को मेनली इग्नोर करते हैं। हेलो व्यूअर्स, आई एम आलिया सिप्तैन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेड वीज़ा कंसल्टेंट और आपको वेलकम करती हूँ एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि स्टडी वीज़ा पर चाइना में जाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं। तो आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट किया जो कि करंटली चाइना में अपनी मास्टर्स की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में CSE स्कॉलरशिप के थ्रू। CSE स्कॉलरशिप चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह से स्कॉलरशिप को विन किया, अपनी प्रोफाइल को किस तरह से रेडी किया और उनका CGPA क्या था। ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम कैसा है चाइना का, अगर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, हम हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वैसे तो मैंने अपने व्यूवर्स को आपका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप अपने बारे में थोड़ा-सा बता दें, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है और करंटली आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद मसूद है और मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ। मेरा सिटी है जड़ांवाला, जिसको डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद लगता है। और मेरा जो बैचलर है वो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किया है। और मेरा बैच है 2029 से 19 से 23 तक। लास्ट ईयर आई वाज ग्रेजुएटेड इन बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। आप करेंटली चाइना में स्टडी कर रहे हैं अपनी मास्टर्स के लिए, तो आपने चाइना में कौन-सा प्रोग्राम चूज़ किया और कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है? मैंने यहाँ पे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ की है, जो कि चाइना की 30th टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है और एशिया के अकॉर्डिंगली इट इज़ 23rd यूनिवर्सिटी इन चाइना। और यहाँ पे मेरा मेजर है मास्टर्स इन पावर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग थर्मोफिजिक्स में। अच्छा, मेरा सबसे पहले सवाल तो आपसे ये होगा कि आपने स्टडी के लिए चाइना ही क्यों चूज़ किया? और भी तो इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनको आप चूज़ कर सकते थे। क्योंकि जब हम कंट्री चूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो चाइना से आप इंस्पायर हुए तो आपने चाइना को चूज़ कर लिया? बेसिकली एज ए बिगिनर चाइना के लिए इसलिए मेरा जो एक स्ट्रेटेजी ये थी चाइना में आने की, उसकी बेसिक रीज़न है यहाँ पे आपके अकोमोडेशन इश्यूज वो बिल्कुल नहीं। सेकेंडली आपके जो टैक्सेस हैं वो आपको पे नहीं करने पड़ते। तीसरी चीज़, यहाँ पे आपको स्टडी के लिए ट्यूशन फी को पे नहीं करना पड़ता। ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी कि जब आप चाइना में स्कॉलरशिप पे आओगे। चाइना में स्कॉलरशिप पे आना बहुत आसान है बकदरे अगर जितने भी इट है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप पे एडमिशन लेना बहुत टफ है। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ज़्यादा हैं और आपके लिए चांसेस जो हैं इन फ्यूचर वो भी ज़्यादा हैं। लाइक देखें, अगर मैं अपनी बात बताता हूँ, हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ही बताएगा। मैंने जो चीज़ें अपने हुँ। लास्ट 10 मंथ्स के एक्सपीरियंस में गेन की हैं, मैं आपको जितने भी आपकी क्यूरीज होंगी या स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उनके आंसर्स आपको अपने इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो मैंने अपने लास्ट 10 मंथ्स में गेन की।
मेन रीज़न एक बिगिनर के लिए यही होती है कि वो जिस भी कंट्री में जाता है उसको सबसे पहले अकोमोडेशन इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अगर आप इसी के कंपेयर में यूरोपियन कंट्री की लाइक इटालियन की कोई यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, वहाँ पे आप स्टडी के लिए जाते हैं या सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन के चार्जेस खुद से पे करने पड़ते हैं। आपको आपके टैक्सेस खुद पे करने पड़ते हैं, आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, आपको आपके वाटर बिलिंग, फूड के जितने भी एक्सपेंस हैं वो खुद से बियर करने पड़ते हैं। इन केस अगर आपका स्कॉलरशिप लग भी जाता है तो आपको अकोमोडेशन में सब्सिडाइज्ड रूम मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी पेमेंट तो उनको करते हो, उनके चार्जेस तो उनके रूम्स के देते हो, बट आपकी उसमें ट्यूशन फी की एग्जाम्पशन हो जाती है। और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अल्टरनेटिव अगर हम चाइना को देखें तो यहाँ पर सारा कुछ फ्री है। मैं यहाँ पे हूँ, चाइनीज गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है इनकी, सीएसई जैसे इरास्मस है, डाद है, इटालियन है, रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली चाइना में इनकी अपनी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप। इसमें स्टूडेंट्स को बेनिफिट क्या होते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली जो सीएससी में स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस फ्री मिलता है, उनकी 3 साल की मास्टर डिग्री में जो उनका ट्यूशन फी है उसकी एग्जाम्पशन होती है, उनमें उनको जो है उनकी अकोमोडेशन के चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, इवन के उनको एक अच्छा हेल्दी लिविंग स्टाइपेंड मिलता है, जो कि अगर हम पीकेआर में देखें तो 1,19,000 एवरी मंथ हर स्टूडेंट है वो इसको गेन कर यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। आपने इटली को बीच में लेके आए हैं, तो इटली में आपको इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है जो कि नीड बेस्ड होती है। आपका मतलब हर एक्सपेंस उसमें कवर हो रहा होता है। तो मतलब हमारे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप पर गए हुए हैं और उनको मतलब उनके सारे एक्सपेंसेस ये स्कॉलरशिप ही कवर करी है। तो ऐसा नहीं होता, मतलब इटली भी स्टूडेंट्स चूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं, हर एक का अपना माइंडसेट माइंड क्राइटेरिया होता है, लाइक ए बिगिनर अगर आप बाय स्टेप हर चीज़ को लेके चलें तो वो चीज़ें आपके लिए आसान होती हैं। लाइक अगर आप लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो चाइना में लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है लैंग्वेजेस कोर्स करके आना लाजमी है, क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस की है, क्योंकि मेरा अभी 1.5 मंथ है यहाँ पे, स्टार्ट है, दूसरा मंथ मुझे चल रहा है, मैंने लैंग्वेज बैरियर काफ़ी फेस की। आपको बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ट्रांसलेटर हैं, वो यूज़ करने पड़ जाते हैं इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में। और जहाँ तक रही बात इटालियन स्कॉलरशिप्स की, तो इसमें सबसे पहला आपको प्रोसीजर यही है कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको एडमिशन लेटर लेना पड़ता है, देन उसकी रीजनल स्कॉलरशिप का वेट करना पड़ता है। और चाइना में ऐसा सीन नहीं। चाइना में जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको डिफरेंट क्राइटेरियाज दिए जाते हैं कि लाइक आप सेल्फ फंडेड प्रोग्राम में आना चाहते हैं या इनकी किसी ना किसी स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं। तो आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो साथ ही आप इनकी स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करें। ठीक है, आपने यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर की बात की है, तो मतलब जब आप चाइना में अप्लाई कर रहे थे तो चाइना की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइल्स रिक्वायर्ड नहीं करती हैं, तो आपने आइल्स या पीटी या कुछ भी किया हुआ था जब आप अप्लाई कर रहे थे तो? नो, मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट था, मेरा लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो टोटल इंग्लिश में था, तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से B2 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशू हुआ था। मैंने इसी पे ही अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन यहाँ पे गेन किया। मतलब स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो विदाउट आइल्स वो कर सकते हैं, बट ऐसा है कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर तो आता है। आप चाइना में चले जाएँ, चाइनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए, फ्रांस में चले जाएँ तो फ्रेंच, क्योंकि लोग वहाँ पे ही लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। जी तो जी। तो अगर लैंग्वेज बैरियर को अगर मेनली देखा जाए तो कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे आप जर्मन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, इटली में जाते हैं, वहाँ पे आपको 1 साल के लिए लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है। अब हम यहाँ पे हैं, हम बिगिनर हैं, हमारा फर्स्ट ईयर है, तो हमें भी पूरा 1 साल चाइनीज कोर्स करवाया जाएगा, ताकि एक बेसिक और जो फाउंडेशनल नॉलेज है वो हम कम्युनिकेट करते हुए चाइनीज के साथ अपना एक इंटरेक्शन बना सकें। अच्छा, आपने पाकिस्तान में अपना बैचलर्स किया है, तो अभी आप करंटली चाइना में हैं, तो आपको पाकिस्तान और चाइना के एजुकेशन सिस्टम में मतलब क्या डिफरेंस फील हुआ है? चाइना का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, टीचिंग मेथड? अगर स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाए कि दोनों में डिफरेंस मेनली है क्या, तो दोनों का डिफरेंस इस तरह से है कि चाइना में जब आप अपनी इनरोलमेंट कर लेते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर लेते हैं,
आपको स्टूडेंट जो है आपको जो यूनिवर्सिटी है वो एक्सेस दे देती है पोर्टल्स की। आपने अपने कोर्सेज अपने क्रेडिट आवर्स अपने अकॉर्डिंगली सेट करने होते हैं। लाइक अगर आपके 20 क्रेडिट आ रहे हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन क्रेडिट आवर्स को पहले 6 सेमेस्टर में पढ़ना है, दूसरे 6 सेमेस्टर में अपना अगले सेमेस्टर में 6 क्रेडिट आवर्स को पढ़ना है। यहाँ पे टोटल टाइम टेबल से लेके आपके एक स्केड्यूल तक जितना भी प्रोसेस है वो स्टूडेंट पर एक डिपेंडेंट होता है। स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है। अपने अकॉर्डिंगली जो आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं वो आप चूज कर लें और अपने क्रेडिट आवर्स को सेट कर लें, जो आप फर्स्ट टर्म में पढ़ेंगे और जो आप सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। यहाँ पे मास्टर्स को अगर देखा जाए तो इनका जो फर्स्ट ईयर है वो होता है सारा का सारा कोर्स वर्क, और जो अपकमिंग 2 इयर्स होते हैं वो सारे रिसर्च वर्क। स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है कि उसने 1 साल में और 1 सेमेस्टर में अपना सारा कोर्स वर्क कंप्लीट करना है कर सकता है, दूसरे साल में करना है कर सकता है। कंपेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी या डीन फैकल्टीज होती हैं और डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अपने हर डिपार्टमेंट का एक ही शेड्यूल जारी करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को उस एक शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है, उन क्लासेस को फॉलो करना पड़ता है। और चाइना में एज कम्पेयर इस तरह का सीन बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में आपने इंजीनियरिंग का प्रोग्राम चूज़ किया हुआ है, तो अगर कोई और स्टूडेंट पाकिस्तान से इस यूनिवर्सिटी में आना चाहता है तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स और ऑफर कर रही है? अ, हर यूनिवर्सिटी के कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं इनकी सीएसई प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे चाइनीज में हैं, कुछ यहाँ पे इंग्लिश में है। यहाँ पे मेनली जो प्रोग्राम है वो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोग्राम, ये 3 मेजर: इंजीनियरिंग प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम और इंग्लिश लिटरेचर्स के या फॉरेन लैंग्वेजेस के। तो अगर हम देखें इनमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के जो मेजर प्रोग्राम हैं जिनमें सिविल इंजीनियरिंग है, पावर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। उसके अलावा आपके पास स्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आ गई इंजीनियरिंग की फील्ड। अगर हम पब्लिक हेल्थ की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंसेज के रिलेटेड हैं, यहाँ पे बायोलॉजी के रिलेटेड हैं, जोलॉजी के रिलेटेड हैं, एनाटॉमी के मेजर्स हैं, और इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी के मेजर्स आ जाते हैं। अगर चाइनीज लिटरेचर की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के लैंग्वेजेस के मेजर्स मिल जाते हैं। इसमें आपका भी इंग्लिश का जो है लिंग्विस्टिक्स का कोर्स आ जाता है, उसका एक प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम है। और दूसरे जो नॉन डिग्री प्रोग्राम्स में अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज की जो लैंग्वेजेस कोर्स हैं वो करवाए। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वो आप जो भी यूनिवर्सिटी में आप साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप वो इस यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा तो फिर हर यूनिवर्सिटी में हर प्रोग्राम ही अवेलेबल होता है। जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया था कि आप सीएसई स्कॉलरशिप पर अप्लाई करके हैं। आपने स्कॉलरशिप को किस तरह से विन किया? क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इसी को प्रेफर करते हैं कि वो स्कॉलरशिप पर ही जाएं। आपने स्कॉलरशिप को कैसे विन किया? आपका क्या सीजीपीए था? चाइना के अकॉर्डिंगली जो सीजीपीए क्राइटेरिया है उसमें जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से लेके हाई रैंक की तमाम यूनिवर्सिटीज में सीजीपीए क्राइटेरिया को इतना फॉलो अप नहीं किया जाता। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। लास्ट ईयर मेरे कुछ फेलोज हैं, उनकी सीजीपीए 2.983 के अकॉर्डिंग थी, राउंड अबाउट इतनी। उन्होंने यहाँ का सीएसई का जो एक टॉप स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट का वो हंट किया है। यहाँ पे स्टूडेंट को प्रोफेसर जो है या सुपरवाइजर है वो हायर बेसिस पे करता है कि इस स्टूडेंट की रिसर्च बैकग्राउंड में, एजुकेशन बैकग्राउंड में रिसर्च एरिया क्या है, इसने वहाँ पे अपने जो होम कंट्री है वहाँ पे रिसर्च वर्क पे काम किया है या नहीं किया है। अगर आपके पास सीवी है उसमें रिसर्च एरिया नहीं है लेकिन पब्लिकेशन है, तो प्रोफेसर आपकी सीवी को मेनली इग्नोर करेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल काम ही रिसर्च पे वो आपसे करवाएगा। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो स्टूडेंट के लिए सबसे पहला जो चीज़ है उसको मेनली देखना पड़ता है रिसर्च वर्क। और बहुत सारे सुपरवाइजर इस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं कि वो स्टार्ट से ही अपनी रिसर्च को शुरू करवा देते हैं। बिकॉज 3 इयर्स का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही शॉर्ट प्रोग्राम है, इसमें रिसर्च को कंप्लीट करना काफ़ी टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। हम्म। कि सीजीपीए क्राइटेरिया की बजाय अगर स्टूडेंट अपनी सीवी पर ज़्यादा फोकस करे, सीवी पे अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स, रिसर्च थीसिस को मेनली
जो है वो क्लैरिफ़ाई करे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफ़ाई करे, तो एक स्टूडेंट के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह से रेडी किया था? जो मैंने अपनी प्रोफ़ाइल है, वो जब मैंने स्टार्टअप लिया था लाइक इट्स अ ब्लैंक पेपर, ठीक है? हुँ, डे बाय डे मैं जैसे-जैसे सुपरवाइज़र्स को अप्रोच करता गया, अपनी सीवीज़ भेजता गया, तो मोस्टली चाइनीज़ सुपरवाइज़र्स की ही रिकमेंडेशन पे मैंने अपनी सीवीज़ को बेटर किया। लाइक अगर हम अपना सीवी बना के उनको शेयर कर रहे हैं, तो उसमें करियर ऑब्जेक्टिव को किस तरह से सेट किया जाए। ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी आप करें इस पे भी मीटिंग, तो मैं चीज़ों को डिस्कस करूँगा, क्लैरिफ़ाई करूँगा कि किस तरह से सीवी को बेटर बनाया जा सकता है। आपको करियर ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करने हैं, आपको एजुकेशन में कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करनी हैं, देन उसके बाद आपको अपनी रिसर्च थीसिस में, सिम्पोजियम्स में, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स को किस तरह से अंदर लिखना है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिनको हम बहुत लाइट लेके सीवी में छोड़ देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपके लिए सीवी है। चाइना के लिए जो मेन थिंग है वो आपकी सीवी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न है कि यहाँ हुँ, पे आप अपने अप्लाई करने से पहले सुपरवाइज़र्स को अप्रोच करते हैं। हुँ, सुपरवाइज़र को अप्रोच आप तब करेंगे जब आपकी सीवी अच्छी होगी, आप मेल करेंगे, सुपरवाइज़र आपकी सीवी को रीड आउट करेगा। इफ सुपरवाइज़र को लगता है कि यू आर एलिजिबल टू बी एज़ अ मास्टर सुपरविजन स्टूडेंट, तो वो आपको अलाउ करेगा ये सारी चीज़ें के लिए। अच्छा, ये मैंडेटरी होता है सुपरवाइज़र्स को ईमेल करना? सुपरवाइज़र को ईमेल 2 डिफरेंस है यहाँ। हुँ, लाइक मैंने अगर एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया सुपरवाइज़र से, तो मेरी एप्लीकेशन को फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिलेगी, लाइक प्रायोरिटी मिल जाएगी। कि इस हुँ, बंदे ने मेहनत की है, सुपरवाइज़र्स को अप्रोच किया है, तो सुपरवाइज़र जो हैं वो मेरी इसमें हेल्प आउट करेगा। आईएसओ यहाँ की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेयर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट में रहेगा कि फलाँ स्टूडेंट को मैंने लेटर दिया है, आपने इसके एडमिशन में इसकी ये चीज़ों को देखकर इसका एडमिशन कन्फर्म करें। एक चीज़ ये हो गई। इन केस हुँ, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे बच्चे ने अप्लाई किया है जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर तो है, लेकिन उसकी सीवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका रिसर्च प्रपोज़ल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो स्टूडेंट को रिजेक्ट करने के बाद उस स्टूडेंट को उठाएँगे जिसकी सीवी में ये सारी चीज़ें हैं, भले उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर है या नहीं। उस स्टूडेंट को रिज़र्व में हुँ, रख के उसको फिर तब तक वेट करेंगे जब तक स्टूडेंट्स उस चीज़ को गिव अप नहीं कर देते। दोनों ऑप्शंस हुँ। होते हैं, लाज़मी होते हैं। मगर ज़्यादा प्रेफ़र यही किया जाता है कि आप प्रोफ़ेसर्स को ईमेल कर लें ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसीडर ज़्यादा किया जाए। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे ऑप्शनल है, बट मैंडेटरी इस सेंस में है कि ये एक आपके लिए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट बन जाता है आपकी एप्लीकेशन के लिए। अगर आपके पास होगा, शॉर्ट टाइम में आपको आपके रिजल्ट्स का पता चल जाए। विदिन 3 टू 4 वीक्स के अंदर आपको जो है आपके पोर्टल्स पे आपका स्टेटस जो है वो चेंज होता नज़र आ जाए। अच्छा, आपने जो मतलब आपकी जो स्कॉलरशिप मिली हुई है, वो मतलब फुली फंडेड है, आपके हर एक्सपेंस कवर हो रहा है या आपकी कोई खुद से भी कॉस्ट आपने लगाई थी जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे थे तो? जब मैं प्रोसेस किया है स्टार्ट स्कॉलरशिप, एक मैं बात करता हूँ स्कॉलरशिप की, जस्ट स्कॉलरशिप जो मैंने गेन की है। उसमें मुझे एक लिविंग स्टाइपेंड मिल रहा है। ठीक है? उसमें मेरे हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो रही है। उसमें मेरी ट्यूशन फ़ी के कोई चार्जेज़ नहीं, अकोमोडेशन के कोई चार्जेज़ नहीं है, मेरी वाटर बिलिंग का कोई चार्जेज़ नहीं है, इवन मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग भी नहीं। आई एम टोटली फ्री हुँ। है, कि मेरी टोटल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और जो मुझे स्टाइपेंड मिलता है, उससे मैं अपने फूड एक्सपेंसेस को बस दे रहा हूँ। इसके अलावा मेरा यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस हुँ। वैसे भी आपको इतनी अमाउंट में स्टाइपेंड दे दिया जाता है कि आप ईज़िली हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, जो अमाउंट हमें देते हैं, वो मोर दैन इनफ होती है। आप उसमें से अपनी सेविंग्स करते हैं, अपना यहाँ पे रह के अपने एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। अच्छा, आपने इटली में भी अप्लाई किया था। आपको इटली से एक्सेप्टेंस भी आ गया था, लेकिन फिर भी आपने चाइना को चूज़ किया। इसकी क्या रीज़न थी? थोड़ा-सा मैं इसको बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं इसमें, बट मेनली फैक्टर ये था कि जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया इटली के लिए, रिजेक्शंस भी हैं। लाइक एट द एंड मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको उनकी तरफ से एडमिशन लेटर भी इश्यू किया गया। इसमें प्रोसेस कुछ डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर सका। दूसरा ये कि इसकी एडमिशन जस्ट लेटर मिला था, इसकी रीजनल स्कॉलरशिप आपको पता है कि सितंबर में ओपन होती है। उसमें हुँ, आपको रीजनल स्कॉलरशिप, डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। मैं ऑलमोस्ट अपना 1 साल पीछे लगा चुका था चाइना के लिए भी, तो चाइना की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप फुली फंडेड ऑफर हो चुकी। इस वजह से हुँ, मैंने चाइना को पहली प्रेफ़रेंस दी। अभी भी मुझे मेल्स आती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप हमारी स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें, आपको अपॉर्च्युनिटी देंगे। बट आई एम वेरी सैटिस्फाइड हियर विद दिस एनवायरनमेंट, सो मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि मैं अपकमिंग
जो ईयर्स हैं उनमें चाइना में ही रह के फर्दर यूरोप की तरफ पीएचडी के लिए। मतलब यही रीज़न है कि आपको पहले चाइना से स्कॉलरशिप आ गई, इसकी वजह से आपने इटली को चूज़ नहीं किया, वरना ओवरऑल तो इटली एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा कंट्री है। और जिस कैपिटल में नेपल्स इटली का जो है वो थर्ड कैपिटल है, जो लार्जेस्ट कैपिटल है। यूनिवर्सिटी भी पब्लिक थी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। प्रोग्राम भी मेरे रेलिवेंट था, बट द मेन रीजन इज के द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट इज वेरी लेट। पहले आओ पहले पाओ, पहले चाइना आ गया, इटली बाद में आया। वैसे बिकॉज अगर मैं इटली की स्कॉलरशिप्स के वेट में रहता तो मुझे ये चाइना की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज थी इनको गिव अप करना, क्योंकि इनका एक अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आकर अपनी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपको 2 हफ्ते की एक्सटेंशन मजीद वो दे सकते हैं। तो मैं अगस्त में यहाँ पे था, तो सितंबर में मुझे रीजनल स्कॉलरशिप्स का वेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर मेरे बीच में आ रहा, तो इस वजह से मैंने चाइना को select किया। अच्छा, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, अगर 2025 की इनटेक के लिए चाइना में स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या चाइना उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, या इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो चाइना स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता रहेगा स्टूडेंट्स को कि नहीं? चाइना की जो करंट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स का एक फंडिंग प्रोग्राम है उसमें तो कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, अनटिल कोई इनका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता। तो जो इनटेक्स के हवाले से आपने बोला है उसमें स्टूडेंट्स को सितंबर टू सितंबर, सितंबर से अलावा मार्च में और फरवरी में भी इनटेक्स इनके अवेलेबल हैं। और ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो इनकी गवर्नमेंट की ही तरफ से उनके फंडिंग प्रोग्राम्स को देखते हुए सेटअप किया जाता है। बिकॉज यहाँ पे रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स की नीड है, जो कि हर साल मेनली पाकिस्तान से ही ज़्यादातर उठाए जाते हैं। और उन्हीं से ही रिसर्च की जो भी प्रोसेसेस हैं उनको फर्दर किया जाता है। उनको फंडिंग इतनी अवेलेबल होती है ताकि वो स्टूडेंट्स को लेके आ सकें, उनसे फंडिंग के अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च वर्क करवा सकें। बैचलर्स में अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, अगर मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया, और कितने नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो? अगर बात की जाए नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, तो वो हैं 270, 270 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तमाम की तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इनमें हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई 10 से 15 20 मेजर डेफिनेटली करवाए जाते हैं। बैचलर्स का क्राइटेरिया देखा जाए तो बैचलर्स के लिए आपको एचएस के लेवल 4, एचएस के लेवल 5, एचएस के लेवल 6 तक जो है चाइनीज लैंग्वेज कोर्स एडिशनल आपके डॉक्यूमेंट्स में लगाना पड़ता है। लाइक जैसे हम यूरोप के किसी कंट्री में करते हैं, कनाडा यूके वगैरह में करते हैं, तो हमें आइट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो हमारा एक एडिशनल एंड द मोस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसी तरह चाइना में बैचलर्स के लिए एचएस के रिक्वायर्ड है। चाइना में बैचलर्स स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इन केस मास्टर की तरफ चले जाएं तो मास्टर में स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर लेकर ही अप्लाई करना चाहिए। पीएचडी में भी स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर लेकर अप्लाई करना चाहिए। आइट्स की कोई कंडीशन नहीं है। बहुत सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें तशिंगा यूनिवर्सिटी है, पीकिंग यूनिवर्सिटी है, इनमें आइट्स की डिमांड करती है। बिकॉज जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में, उनमें इस चीज़ को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। बिकॉज वो प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो चाइना की टॉप 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को भी वही हायर करना है जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। आप जब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपको ना तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, ना ही किसी ऐसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जो कि आप अपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशू करवाते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंट्स में आपको सीवी, आपका पासपोर्ट, आपका रिसर्च प्रपोजल जो कि आप अपने सुपरवाइजर्स के साथ डिस्कस करके प्रिपेयर करते हैं, सुपरवाइजर उस पे सिग्नेचर करके आपको इशू करता है। उसके अलावा आपकी डिग्रीज होती हैं। अगर आपने पीएचडी के लिए करना है, मास्टर्स डिग्री, बैचलर की डिग्रीज आएंगी। अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपके इंटर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बेसिस पे, और जो आप उनको एक स्टडी प्लान लिख के दे रहे हैं, उन चीज़ों को सारों को आपने एडअप करके अपने पोर्टल्स पे अप्लाई करना होगा। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताता चलूँ आपको कि जब आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ को मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन लेटर लेना ज़रूरी होता है। ठीक है,
उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट से अप्लाई करना पड़ता है। चाइना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप चाइना के पोर्टल, किसी भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाते हैं, लाइक मैं साउथ ईस्ट में हूँ, मैंने साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मैं साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में अपनी डायरेक्ट स्कॉलरशिप के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेरी स्कॉलरशिप के साथ आएगा। मेरे एडमिशन लेटर पे वो चीज़ मेंशन होगी कि आपको फलां स्कॉलरशिप दे दी गई है, आपका उस स्कॉलरशिप में ये चीज़ें इंक्लूड हैं, और आपको एक रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन दी जाती है, आपने उस टाइमलाइन के अंदर जाके अपना रजिस्टर करना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ के, तो इसलिए मैं प्रेफर यही स्टूडेंट्स को करूँगा कि आप एक बिगिनर के तौर पर, और जैसे हमारे जो हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए चाइना एक बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज आप जब वीज़ा प्रोसेस के लिए जाते हैं वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, पार्शल के लिए आपको 1 ईयर के लिए तकरीबन 20 लाख का जो है बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है। वो आपका एक क्राइटेरिया सेट होता है ना कि आपने इतनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। अगर आपकी स्कॉलरशिप में से जितने भी अमाउंट कम पड़ी होती है फिर आप उसकी बैंक स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट का, बिल्कुल। अच्छा, आफ्टर स्टडीज़ की कंप्लीशन के बाद अगर स्टूडेंट सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ पे सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप अगर आपको चाइना में सेटल होना पड़े तो मतलब आप स्टडीज़ के बाद चाइना में सेटल हो जाएंगे? बिल्कुल, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पे चाइना को लेकर, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका यूरोपियन कंट्रीज में, यूके कनाडा की तरफ मूव होने में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाइक वो वहाँ पे जॉब अलाउ करते हैं स्टूडेंट को, चाइनीज़ जॉब को अलाउ नहीं करते ड्यूरिंग स्टडीज में। जहाँ तक बात रही सेटलमेंट की, आफ्टर डिग्री, आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपना क्या कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के वीज़ाज के सिनेरियोज हैं फॉरनर्स के। इसमें आपका एंटरप्रेन्योर वीज़ा होता है, ठीक है, आपका फैमिली वीज़ा हो गया, आपका स्टूडेंट वीज़ा हो गया, उसके बाद आपका वर्क वीज़ा हो गया। अब इनके भी फर्दर क्राइटेरियाज को सेट किया गया है। इस क्राइटेरिया में अगर आप यहाँ पे सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो यहाँ पे एक इमिग्रेशन वीज़ा है। अब उस वीज़ा की बेसिस इस तरह से है कि यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे उनके चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कोलैब करते हैं फॉरेनर बिजनेसमैन के साथ, या जो छोटी फर्म्स पे काम कर रहे होते हैं उनके साथ कोलैब करके अपने मिशन को लेके चलते हैं। तो अगर हम सेटलमेंट का सोचें तो वर्क एक्सपीरियंस को, या वर्क जो वीज़ा है उसमें स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई का कुछ क्राइटेरिया इस तरह से सेट है कि इसमें स्टूडेंट को एक तो मैंडेटरी है कि उसको चाइनीज लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, जो भी कंपनी आपको हायर करेगी आपको उस कंपनी की तरफ से इशू किया गया जो लेटर है उस चीज़ में आपको लैंग्वेज का बैरियर ना हो। एक चीज, दूसरा आपके पास कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आप अपना चाइना में रह के ऑलरेडी गेन कर चुके होते हैं। चाइना में अपॉर्चुनिटी है जो। अच्छा, अब कुछ कंट्रीज़ में से तो ऐसा होता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है तो आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू दे दिया जाता है कि आप जॉब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चाइना में पीएसडब्ल्यू दिया जाता है? नो, ये इशू, यही मेन चीज़ है जो कि चाइना में नहीं है, क्योंकि ना तो ये परमानेंट रेजिडेंस देते हैं, क्या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए देंगे। लाइक मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मेरा 3 इयर्स का प्रोग्राम है, मेरा अभी रिसेंटली 3 इयर्स का चाइनीज रेजिडेंस परमिट लगा है जो कि 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। इन केस मेरी यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन होता है, मुझे वो तमाम चीज़ें रिन्यू करवानी पड़ेंगी अपने 4 साल के पीएचडी के प्रोग्राम के। मतलब कि पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता, आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है स्टडीज़ के बाद। बिल्कुल, मेरा जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेट है जुलाई 2027 का, मुझे वहाँ तक ही ये फैसिलिटेट करेंगे। देन अगर मेरे पास फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी होती है, मैं यहाँ से अपना वीज़ा प्रोसेस फर्दर किसी कंट्री के लिए फाइल करके यहाँ से मूव ऑन हो सकती, ये प्रोसेस ईजी, लाइक एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को देखा जाता है, आपको किसी इंटरनेशनल फर्म पे जाके काम किया होता है, आपने रिसर्च लैब्स के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए फर्दर मूव ऑन होने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित है। यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट का है वो भी आपको बहुत कम शो करवानी पड़ती है अगर आप किसी फ्रांस के लिए यूज अप्लाई कर रहे हैं, इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन केस हमारे अदर कंट्रीज में देखा जाए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी।
फ्रांस और इटली भी बहुत अफोर्डेबल है। फ्रांस में तो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी तो 243 यूरो से पर ईयर से स्टार्ट हो रही होती है फ़ीस, जो मुझे लगता है स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सकता है। वरना डिफरेंट और कंट्रीज़ में देखें तो 3000 9000 यूरोज़ तो काफ़ी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। बट प्रेफर मैं यही करूंगा कि स्टूडेंट जिस कंट्री में भी जाएं, कम से कम उनका हम्म, स्कॉलरशिप जरूर ले। मे बी पार्शियल हो, मे बी फुली फंडेड हो। एक बिगिनर के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे सर्वाइव करना बहुत आसान पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं, उनको लगता है कि स्कॉलरशिप घर आएगी और हमें मिल जाएगी, हम नहीं अप्लाई करेंगे, स्कॉलरशिप के लिए कोशिश नहीं मेहनत करते। करना पड़ेगा। आपकी बात ठीक है। जो एक स्पून फीडिंग है ना, वो अब छोड़नी पड़ती है इस सारी चीज़ों के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं, नेग्लिजेंस दिखानी पड़ती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर गॉड्स। मैंने इस चीज़ पे काम किया है 8 महीने विदाउट, तो मैं जॉब नहीं की, मैंने इसी पे ही काम किया है अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेंस लेटर बी यूनिवर्सिटी से लिए हैं और तकरीबन 15 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था एक्सेप्टेंस लेटर्स के साथ, जिनमें से 5 यूनिवर्सिटीज़ के बेटर रिस्पॉन्सेज आए। उनमें से 4 मेरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं चाइना में, और एक पार्शियल स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अगर अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप पर और चाइना आना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किस तरह से मतलब अपने प्रोफाइल को रेडी करें? मैं आपसे अगेन वही क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दे दें किस तरह से रेडी करें। जब आप प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको इसके हाउ नाउस का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक स्कॉलरशिप को लेने के लिए ज़रूरी। मैंने बात की थी एक्सेप्टेंस लेटर की। एक्सेप्टेंस लेटर लेने से पहले आपको उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए जिनमें आपका जो मेजर है वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। एक चीज़ ये ना हो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही मेल्स कर दें और बाद में सुपरवाइजर ही आपको कुछ कह रहा हो मेल के रिप्लाई में कि यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन चाइनीज में है इस मेजर का। तो जरूरी ये है, इनकी प्रोफाइल्स बनी हुई है, सीएससी का एक ऑफिशियल पोर्टल है, 280 यूनिवर्सिटीज की डिटेल है, उनके मेजर्स हैं, उनमें इनकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उनमें उनकी फी का क्राइटेरिया है जो कि सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, अगर आप सेल्फ फंडेड पे आना चाहते हैं तो ये सारा क्राइटेरिया देख सकते हैं। अब बात रही मेजर्स की, सुपरवाइजर्स को मेल्स करनी, तो मेन चीज़ को यही देखा जाता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें हम अपनी बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी शो करते हैं वो है हमारी सीवी। सीवी को आप अपना अपने बैचलर्स से ही अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग करें, लाजमी तौर पे करें। मास्टर्स के लिए पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है चाइना में, बैचलर्स के लिए पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन होना जरूरी हम्म, ठीक हो गया। मतलब सीवी मैटर्स द मोस्ट स्कॉलरशिप में। है। यस, बिकॉज सुपरवाइजर आपको सीजी हायर करेगा तो वो आपकी सीवी की बेसिस पे करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपका सीजीपीए कितना है। मेरी सीजीपीए 3.02 और मैं चाइना की भी टॉप बेस्ट स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 5 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन गेन किया है। सीजीपीए का क्राइटेरिया अगर बहुत हाई होता तो मैं शायद ये सीएससी का मेन स्कॉलरशिप ना। हाँ, मिनिमम भी सीजीपीए अगर सीएससी पे हो तो वो आपका 2.8 था, मैंने चेक किया था, आउट ऑफ 4। मतलब ये बहुत ही मिनिमम सा सीजीपीए, ये तो हर किसी स्टूडेंट का आ जाता है, स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आ जाए। आ, अच्छा, सीएससी स्कॉलरशिप में आप बैचलर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं? बैचलर्स भी कर सकते हैं। इसमें इनके टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। जो टाइप ए है ये आपको किसी थर्ड अथॉरिटी से करवाना पड़ता है, लाइक हमारे पाकिस्तान में एच ई सी। ठीक है, एच ई सी में एक कोटा आता है सीएससी स्टूडेंट्स के लिए टाइप ए में अप्लाई करने के लिए। आप एच ई सी के थ्रू पहले हैट टेस्ट क्लियर करते हैं जिसका स्कोर होता है 100। उसमें से वो कुछ क्राइटेरियाज को सेट करते हैं कि लाइक हमने 67 या 70 प्लस स्टूडेंट जिनका स्कोर है उनको लेके सीएससी में अप्लाई करवाना है। जी आगे हमारे पास थर्ड पार्टी जो कि हमारे एच ई सी वर्क करती है, वैसी प्रोसेस कहते हैं इसको। और दूसरा हमारे पास आ गया टाइप बी का। टाइप बी में हम खुद डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में, और हमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी मेल्स हैं, वो हमें डायरेक्टली खुद रिसीव हो रही होती है। टाइप सी जो है वो पार्शियल स्कॉलरशिप है करना, उसमें भी खुद ही अप्लाई होता है बट उसको फॉलो अप नहीं करते, कम करते हैं। बेटर ऑप्शन है कि टाइप ए और टाइप बी को ही फॉलो। जब फुली फंडेड मिल रही है तो फिर पार्शियल की तरफ क्यों जाना? बिल्कुल। और टाइप सी में मोस्टली चाइनीज प्रोग्राम।
अच्छा, सीएससी में कुछ क्राइटेरिया सेट किए होते हैं ना कि हमने पाकिस्तान से इतने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी है, इंडिया से इतने स्टूडेंट्स, मतलब हर कंट्री का क्राइटेरिया सेट होता है। एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी भी क्राइटेरिया सेट होते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो एम्बेसी सेलेक्ट करेगी, और इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करेगी। यहाँ पे टोटल डिपेंडेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स की बेसिस पे। लाइक अगर मेरा डिपार्टमेंट है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होनी है वो अप्रोक्सीमेटली 20 स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट आउट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद उनका एक क्राइटेरिया बनाएंगे। अगर यूनिवर्सिटी ने 20 स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन दे दी है, स्टूडेंट्स को मेल्स जा चुकी हैं, तो उनकी सीएससी कंफर्म है। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है वो कंफर्म है। उसके अलावा जो फर्दर स्टूडेंट्स बाकी रह जाएंगे, उनको साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है वो दे दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आप कहीं किसी भी कंट्री में चले जाएं, चाइना में भी, इटली में, फ्रांस में। तब नॉर्वे में अब स्कॉलरशिप्स नहीं प्रोवाइड की जाती, बहुत लिमिटेड हो चुकी हुई हैं। बिल्कुल, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनका सीएससी का स्कॉलरशिप, इनका प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, प्रोविजनल स्कॉलरशिप आ जाता है, बेनिफिशियरी स्कॉलरशिप आ जाता है, इनके लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, इनके स्कूल्स के स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, द मोस्ट कॉमन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गया, सीएससी स्कॉलरशिप हो गया, बोथ के जो बेनिफिट्स हैं सेम हैं। बट जो ये सीएससी का स्कॉलरशिप है वो मास्टर स्टूडेंट को अगर देखा जाए तो 3000 इसमें आरएमबीज हैं, युआन्स हैं। और अगर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप को देखा जाए तो वो 2500 युआन्स देते हैं स्टूडेंट को पर मंथ। चाइना में प्रोसेस करने के दो ही तरीके हैं, या तो स्टूडेंट खुद अप्लाई कर सकता है या कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकता है। अगर कंसल्टेंसी की बात की जाए, वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू रख रहे हैं, अपनी फैमिलीज को भी देख रहे हैं, तो उनके लिए कंसल्टेंसी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं प्रेफर उनको यही करूंगा कि ये प्रोसेस इन केस अगर देखा जाए उन स्टूडेंट्स के लिए आसान है जिनको कोई जॉब का इश्यू नहीं है, तो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिनकी फैमिलीज में जॉब प्रॉब्लम्स हैं, उनके अलावा उनको फैमिलीज को देखना है, लाइक कुछ मैरिड भी होंगे, तो उनके लिए इस प्रोसेस को करना कतरे मुश्किल हो जाता है। तो चाइना में जो वीज़ा प्रोसेस है या एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो आपकी एक मैनेजेबल अमाउंट के अंदर उन सारी चीज़ों को देख लिया जाता है। आपको कुछ मंथ्स में जो एडमिशन है वो लेके जो आपका कंसल्टेंट है वो दे देते हैं। 3 to 4 मंथ्स का ये प्रोसेस है। अगर आप खुद प्रोसेस करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मंथ्स इसमें लगेंगे, लाजमी बात है। सो व्यूअर्स, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप हमने आपकी सारी क्यूरीज़ को सॉल्व किया होगा और हमारे स्टूडेंट ने आपकी सारे क्वेश्चंस जो भी थे उनका जवाब दिया है। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर इसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर सका, और फर्दर जो भी इनकी क्यूरीज होंगी, मे बी नेक्स्ट सेशन में क्यूरीज को कंप्लीट किया जाए, और जो फर्दर जो एक टॉपिक होगा नेक्स्ट सेशन का, उसमें उन चीज़ों को भी क्लैरिफाई कर दिया जाए। ज़रूर, अगर आपके कोई और सवाल आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर इनसे दोबारा वो सवाल करके आपको ज़रूर बताएंगे। सो व्यूअर्स, ये थे हमारे गेस्ट मिस्टर मसूद, जिन्होंने हमारे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको बताया कि अगर आप स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ कैसी है चाइना की, अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। आई होप आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और क्वेश्चन ऐड हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कह सकते हैं, या अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह का पॉडकास्ट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हमारी टीम आपको ज़रूर रीच आउट करेगी, इस तरह दूसरे लोगों को भी आपका एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलेगा। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशन में, तब तक हमें दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।